वेलकम बैक। वो वीआईपी प्रोटोकॉल जो 20 करोड़ पाकिस्तानियों का, खास तौर पे जो शहरों में रहते हैं उनकी जिंदगियों का हिस्सा है। ये वो वीआईपी प्रोटोकॉल है जो हर रोज नहीं तो हर हफ्ते में शायद कई बार पाकिस्तानियों को उनकी जिंदगियों को अजीरन करता है। शहर की सड़कों पर एक हवाले से, ट्रैफिक जैम के हवाले से या किसी दूसरे हवाले से। आज ये वीआईपी प्रोटोकॉल कराची के शहर में, इस शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल के बाहर इस प्रोटोकॉल ने 10 माह की एक गरीब बच्ची की जान ले ली। हुआ भी इस वजह से कि अस्पताल, सिविल अस्पताल चारों तरफ से फूल प्रूफ उसकी सिक्योरिटी थी, उसको बंद कर दिया गया था। चिड़िया भी पर न मारे, क्योंकि अंदर सिंध के वजीर आला कायम अली शाह और पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे और घंटों के लिए अस्पताल बंद था कि बिस्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। जिगर की बात सुनो, उम्मीद शहर की बात सुनो। भाई क्या बचेगा? सीधा हूँ दमाने तर की बात सुनो, शहर की बात सुनो। और हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। जुबां बुरीदा हूँ, से हर्फ करो, मेरे शहर की बात सुनो। यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था। बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता। शिकस्त पाहूं मनाले सफर की बात सुनो, मेरे शहर की बात सुनो। सानेहात पाकिस्तानियों की जिंदगियों का हिस्सा है, कराची शहर की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस तरह का दिल खराश सानेहा बहुत कम ही है हमने कराची में देखा हो जो आज कराची के इस सरकारी अस्पताल यानी सिविल अस्पताल के बाहर देखने में आया है। मौका ये था कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर यानी बड़े हादसे के लिए, इसके इलाज के लिए एक हुकूमत सिंध ने ट्रॉमा सेंटर बनाया और फैसला ये किया गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए, शान और शौकत से इफ्तिताह किया जाए। खुद वजीर आला सैयद कायम अली शाह भी आए और अपने साथ पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी साथ लाए, क्योंकि ये लोग हैं, ये कहलाते हैं वीवीआईपी। इसलिए इस अस्पताल को बंद करना जरूरी है, इसकी इमरजेंसी को बंद करना जरूरी है, यहाँ पर मरीजों की आमद और रफ्त को बंद करना जरूरी है, यहाँ के ओपीडीज को बंद करना जरूरी है, यहाँ पर होने वाली हर एक्टिविटी को बंद करना जरूरी है, यहाँ के दाखिले को मुकम्मल तौर पर बंद करना जरूरी था, क्योंकि अंदर बराजमान थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब कायम अली शाह और उनकी कैबिनेट के लोग, उनकी वजारतों के अहम अफसरान, वो नाम नहाद वीआईपी जो कि बाहर जिनका रास्ता बंद था अस्पताल में आने का, उनके टैक्सेस पे पड़ते हैं और उनके टैक्सेस पे पलते हैं, उनके टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं। टैक्स देने वाला उस अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन टैक्स खाने वाला उस अस्पताल पे बड़ा जमान है और उसने दरवाजे बाहर बंद कर दिए हैं। हत्ता के इमरजेंसी के लिए भी कोई अंदर नहीं आ सकता। रास्ते इस अंदाज से बंद हैं कि एम्बुलेंसेस को 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक दूर दूर तक रोक दिया गया। एम्बुलेंसेस रुकी हुई थी, इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट्स रुके हुए थे, मगर अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर जनाब कायम अली शाह और दूसरे उनके हवारी मजे ले रहे थे, मजे से सुकून से बैठे थे। इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अस्पताल में हैं, गरीबों के अस्पताल में हैं, लियारी से करीब तरीन अस्पतालों में से एक से हैं। लेकिन इस बात की परवाह होती, अगर परवाह होती तो आज एक जान बच जाती, और जान बचनी थी एक 10 माह की बच्ची की, जिसका सवाल था, जिसका बाप 1 घंटे इस अस्पताल के बाहर अपनी बच्ची को अपने हाथों में लिए
एक पल से दूसरी जानिब से तीसरी जानिब दौड़ रहा था। पुलिस के एहलकार, वीआईपी प्रोटोकॉल के एहलकार उसे अस्पताल में जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इजाजत तो ये भी नहीं थी कि वहां पे मक्खी भी पर ना मारे। इंसान और उसके हाथ में मरती हुई बच्ची का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और ये ना होने दिया गया। हत्ता के 10 माह की बच्ची बिस्मा ने अपने बाप फैसल के हाथों में जान दे दी। कराची के फिशरीज के इलाके में रोजमर्रा का काम करने वाला डेली वेजेस फैसल अस्पताल भागा था मोटरसाइकिल में अपनी इस बच्ची को लेके, 10 माह की बच्ची को लेके। बमुश्किल तमाम वीआईपी सिक्योरिटी को और प्रोटोकॉल को अबूर करता हुआ अगर वो अस्पताल के करीब पहुंच गया, मगर वहां पर तो लोहे की दीवारें थी जो पुलिस ने खड़ी कर दी थी, क्योंकि हिफाजत करनी थी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायम अली शाह की, क्योंकि वो अस्पताल में थे और अस्पताल के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे, और हजारों की तादाद में गरीब जो अस्पताल में आते हैं उनके लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसीलिए फैसल की कहानी पाकिस्तान की दर्दनाक कहानियों में से एक कहानी है, जो उसने अपनी बच्ची के दम तोड़ने से पहले मीडिया से कहते हुए बताया था। वो अपनी कहानी रो रो के बयान कर रहा था, अपनी बिपता सुना रहा था कि मुझे अस्पताल में जाने दिया जाए, मेरी बच्ची आखिरी सांसें ले रही है। मेरी 10 महीने के बच्चे यहाँ पे मैं लाया हूँ इमरजेंसी के सामने, मुझे कोई इस तरह भगा रहे कि यार यहाँ से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है, पता नहीं क्या है, तो आप लोग यहाँ से जाओ। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, फिर वहाँ से भगा रहे हैं यहाँ पे आओ। इस चक्कर में बच्चे की तो कंडीशन एकदम खराब हो गई है। मैं बाइक पे आया हूँ, मैं फिर पैदल दौड़ के आया हूँ, मुझे पैदल भी इन लोगों ने रोका कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो भाग के मैं आया हूँ अंदर। मेरे बच्चे की सांस रुक गई है और ये कह रहे कि नहीं यार आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये वो पिलाने पता नहीं क्या इनके चल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इन लोगों ने बस दूसरों की जान की थोड़ी फेंक रहे, जानो माल की थोड़ी फेंक रहे। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रो रो के कह रहा है कि मुझे नहीं जाने दे रहे, मेरी बच्ची मेरे हाथ में है, उसे नहीं जाने दे रहे, मुझे इमरजेंसी में अपनी बच्ची को लेके जाना है, मुझे नहीं जाने दे रहे। यहाँ कोई आया हुआ है जिसकी वजह से अस्पताल को बंद कर दिया गया है, और अस्पताल को बंद भी किया गया है दिन के उस वक्त पीक टाइम पे, जिस वक्त कराची के मसरूफ तरीन पुराने इलाके से हजारों की तादाद में मरीज यहाँ पहुंचते हैं, और पता नहीं कितने और फैसल थे जो अपनी बिस्माओं को लेके इस जगह पे पहुंचे हुए थे। और हुआ क्या, इस वाक़े के बाद जब ये बिफ्ता अपनी सुना रहा था फैसल, इसके तकरीबन 15 मिनट बाद बिस्मा क़ज़ाए इलाही से अल्लाह की तरफ रुजू कर गई और वो इस दुनिया में ना रही। उसके बाद फैसल की कहानी। किसी ने भी आने नहीं दिया। मैं 1 घंटे से सर मेरे को मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है यार, मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था। बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता, तो यहाँ पे आके 10 मिनट के अंदर ही बच्चे का डेथ हो चुका है भाई, 10 महीने का। इससे बढ़ के कोई सानहा हो सकता है, इससे बढ़ के कोई दर्दनाक वाक़या हो सकता है। अंदर बैठे हुए लोगों के दिल जो है ऐसा लगता है कि वो पत्थर के हो गए थे, उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। अंदाज जो है उसका आप अंदाजा लगाए कि ये इतना बड़ा सानहा, ये दिल खराश सानहा, 10 माह की बच्ची की जान चली गई जिन लोगों की वजह से, जिनकी मौजूदगी की वजह से अस्पताल के रास्ते को बंद कर दिया गया था, इमरजेंसीज को बंद कर दिया गया था, ओपीडीज को बंद कर दिया गया था। उस अस्पताल में मरीज के दाखिले को नामुमकिन बना दिया गया था। और उसके बाद आप रद्द अमल देखें तो ऐसा जी चाहता है कि हम सर पीटे पाकिस्तानी होने की हैसियत से। ये है जनाब निसार खोड़ो जो सिंध की काबीना के वजीर हैं, और इस अलमनाक सानहे के बाद इनका अंदाज सुनिए और इनकी गुफ्तगू सुनिए। हंगामा खेजी से कुछ हासिल नहीं होता। हमें हर एक की सिक्योरिटी का भी असर और खबर रखनी चाहिए। यकीनी तौर पर अगर चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो उनका भी कुछ न कुछ प्रोटेक्शन होता है। और हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनके फैमिली पर, जिसकी पार्टी पर अक्सर वो पेशतर सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहे हैं। हमने अगर कुछ सिक्योरिटी रखी तो उसमें भी यकीनन पाकिस्तान की सालमियत को नजर में रख के रखी, क्योंकि इन लोगों की सालमियत पाकिस्तान की सालमियत भी बन जाती है। मैं माजरत करता हूं अगर ऐसा वाक़या हुआ है। इस शख्सियत ने, जो सिंध के वजीर हैं,
उनको 10 माह की बच्ची की जान जाने की परवाह नहीं है कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, नाम निहाद सिक्योरिटी के लिए अस्पताल के दरवाजे बंद किए गए। एक गरीब, इंतहाई गरीब शख्स की 10 माह की बच्ची की जान चली गई, मगर ये साफ फरमाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो हैं। सुनिए इनकी गुफ्तगू का अंदाज सुनिए कि कह रहे हैं इस मौके पे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज तो बिलावल भुट्टो हैं। और हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। हम भूलना भी चाहें तो जनाब निसार खोड़ो का ये जुमला अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। इस मौके पे उनका कौम से ये कहना कि ये नहीं, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अजीज हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। और इस मौके के मेहमान खुसूसी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कौन हो सकते हैं? सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह। जब वो इस तकरीब से बाहर निकले तो जो जर्नलिस्ट थे, जो मीडिया पर्सन थे, वो उनकी तरफ दौड़े, उनको बताना चाहा, उनको चीख चीख के कहा कि साहब आपकी वजह से, आपकी सिक्योरिटी की वजह से यहां पर एक अलमनाक सानेहा हो गया है। मरीज अस्पतालों में दाखिल नहीं हो पाए। एक मरती हुई बच्ची को उसका बाप अस्पताल में लाने की कोशिश कर रहा था, उसने जान दे दी है, वो बच्ची मर गई है 10 माह की आपकी सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन कायम अली शाह का आप अंदाज देखिए। कहा यह जाता था कि कराची में सहूलत नहीं है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं है। सर सिक्योरिटी के बाइस यहाँ पर जिसमें हर किस्म की सर सिक्योरिटी के बाइस यहाँ पर जिसमें हर किस्म की सहूलत होगी, हर किस्म की सहूलत होगी। जनाब कायम अली शाह सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जवाब तो दूर की बात है कि उनकी वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। ये शख्स सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जवाब तो दूर की बात है, एक लफ्ज नहीं कहा। चीख चीख के सहाफी बता रहे हैं कि साहब एक बच्ची की मौत हो गई आपके सूबे में, आपके शहर में, आपकी मौजूदगी में, आपकी वजह से। लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सिर्फ आज का वाकया नहीं है, पाकिस्तान के शहरों में, सड़कों में ये रोजाना का वाकया है। ये हमारे वोटों से मुंतखब होने वाले, ये हमारे टैक्सेस पे पलने वाले, ये हमारी टैक्सेस पे ये प्रोटोकॉल की शान बिखेरने वाले, ये हर वक्त जो अपना रोब दबदबा अपने शहरियों पे डालते हैं, इनकी वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन रोजाना हो रही होती है। कराची शहर में रोजाना बड़ी बड़ी शाहराहें, जब भी ये असहाब यहां से गुजरते हैं, ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस ये रास्तों को रोक देती है, ट्रैफिक बंद हो जाता है। इस दौरान एम्बुलेंसेज इस ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। एक एक लम्हा इमरजेंसी पेशेंट के लिए कितना क्रिटिकल होता है। मगर क्या होता है कि ये एम्बुलेंसेज फंस गई हैं क्योंकि वजीर आला साहब को गुजरना है, क्योंकि गवर्नर साहब को गुजरना है, कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजरना है, कभी इन साहब को गुजरना है, कभी उन साहब को गुजरना है। और ये लोग सिसक रहे होते हैं, एम्बुलेंसेज में सिसक रहे होते हैं। एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स अपने सर पीट रहे होते हैं क्योंकि उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। आज हमने कराची के एम्बुलेंसेज ड्राइवर से पूछा, जो बेचारे गरीबों को, जो इन मिस्कीनों को, जो मजरू को, जो जख्मियों को, जो बीमारों को अस्पतालों की जानिब जाके लेके बढ़ते हैं और ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से नाके लगा के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी बड़े साहब को गुजरना है, कभी इसमें 15 मिनट लग जाते हैं, कभी आधा घंटा लग जाता है। कराची में वाकयात आम है कि घंटा लोग फंस जाते हैं क्योंकि बड़े साहब गुजर रहे हैं। और एम्बुलेंसेज ड्राइवर्स पे, जो कि जिंदगी की बचाने की आखिरी कड़ी में होते हैं, आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी सूरत से अपने मरीजों को, अपने जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दे, वो बेबस इस ट्रैफिक जैम में होते हैं। ये वीआईपी प्रोटोकॉल उनको किस हालत से दो चार करता है, हमने कराची के कुछ एम्बुलेंसेज ड्राइवर से पूछा। ट्रैफिक वाले एम्बुलेंस को जाने नहीं देते, पुलिस वाले बैरियर लगाए हुए होते हैं, एम्बुलेंस नहीं जाती तो लामवाला उसके अंदर थोड़ा सा नुकसान होता है पेशेंट को। वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वीआईपी जब भी आते हैं तो मतलब रोक देते हैं हमें, जो है ना वह मरीज जो पड़े हुए हैं उनको फिक्र ही नहीं है मरीज का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इमरजेंसी में जब कोई मरीज हमारी गाड़ी में मौजूद होता है तो उस प्रोटोकॉल की वजह से जो है इतनी परेशानी होती है कि रास्ता ब्लॉक होता है और रास्ता नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मरीज की जान चली जाती है। ये परेशानी है कि मतलब गाड़ियां जाम हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम होती है, पेशेंट जो है गाड़ी के अंदर मर रहा होता है। अक्सर जो है ना पेशेंट जो है ना एक्सपायर हो जाता है एम्बुलेंस में ही।
अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि मरीज एम्बुलेंस में तड़प तड़प के जो है अपनी जान दे देता है और हम इतने बेबस होते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले रास्ता उनको मिलता है, बाद में गाड़ी रास्ता एम्बुलेंस को मिले या किसी भी गाड़ी को मिले, पहले रास्ता उनका है। ये हो रहा है पाकिस्तान की सड़कों पे। अगर कायम अली शाह नहीं सुन रहे तो जनाब नवाज शरीफ सुन रहे। आज इस बच्ची के सदक़े में, इस 10 माह की बिस्मा के सदक़े में पाकिस्तानियों पर रहम करे और ऐलान करे कि यहाँ से ये प्रोटोकॉल का खात्मा वो करते हैं। वो इस बात की मुमानियत करते हैं कि उनके आने जाने पे इस तरह से ट्रैफिक को जैम ना किया जाए, इस ट्रैफिक से को ना रोका जाए। इस प्रोटोकॉल के जुल्म को आज खत्म करने का ऐलान जनाब नवाज शरीफ कर दें। अगर थोड़ी सी भी रमक बाकी है, एक दिल में तड़प बाकी है, तो कायम अली शाह कहें कि वो इस पे माफी मांगते हैं पूरे शहर कराची वालों से, पाकिस्तान वालों से, कि उनकी वजह से आज ये कितना बड़ा अलमनाक सानहा हुआ है। जब ये एम्बुलेंसेज जब इतना वक्त जाया करके अपने मरीजों को, अपने जख्मियों को अस्पताल में पहुंचती है, तो वहां पे क्या सूरत हाल होती है। ये मरीज किस कैफियत में होते हैं, जिसके लिए ये वो मरीज होते हैं जिनके लिए घंटा तो क्या मिनट भी इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि कुछ सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीआईपी प्रोटोकॉल के मजरू और इसके शिकार जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी चलाती हैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर सीमी जमाली, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि ये आप तो रोजाना जिना हॉस्पिटल में सालों से इमरजेंसी को आप ओवरसी कर रही हैं, ये बताइएगा आपका अस्पताल शारा फैसल के साथ है, जहां पे ट्रैफिक जैम दिन में अगर 1 दर्जन बार भी हो तो वो शायद कम है। इस दौरान ये एम्बुलेंसेज आप तक पहुंचती हैं, ये मरीज जो आप तक पहुंचते हैं ये किस हाल में होते हैं और कितना आपको इसका सामना करना पड़ता है कि ये मरीजों का वक्त जाया हुआ है ट्रैफिक जैम की वजह से, प्रोटोकॉल्स की वजह से, रास्तों को बंद करने की वजह से। कितना संगीन ये मामला है? देखिए कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके तवसत से बिस्मा की फैमिली के साथ ताज़ियत करना चाहती हूँ कि आज उनकी बच्ची जान बहक हो गई इस ट्रैफिक जैम में और इस प्रोटोकॉल की वजह से। जो हमारे पास जेपीएमसी में एक प्रोटोकॉल सेट है कि इमरजेंसी के अंदर जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको सारे रास्ते छोड़ के इमरजेंसी में लाया जाता है और जितना भी जितनी जल्दी हम उनको ले सकते हैं इमरजेंसी के अंदर ले लेते हैं। ट्रैफिक जैम जो है इस शहर का बहुत बड़ा अलमिया है और क्योंकि रोड्स भी खराब होते हैं और ये कि ट्रैफिक की जो व्हीकल्स हैं इतने ज्यादा रास्ते में आ जाते हैं कि लोगों को एम्बुलेंस को राइट ऑफ वे नहीं देते। एम्बुलेंस के अलावा भी हमारे माशरे के अंदर अगर या हमारे शहर में देखा जाए तो ना सिर्फ एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स आते हैं बल्कि रिक्शाज, टैक्सीज और दीगर गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी लाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से मरीज अस्पतालों को पहुंचते हैं और जितना ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पर होता है उतनी ही दिक्कत होती है एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी उनको लेकर आने में। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो खैर एक ट्रैफिक जैम है, वो भी जाहिर है कि बहरहाल एक बहुत बड़ा अजाब है, लेकिन ये तो आपके इल्म में है ना कि जब ये वीआईपीज मूव करते हैं तो ट्रैफिक को चारों जानिब से रोक दिया जाता है और ऐसा लगता है कि उनका सांस तक बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो वीआईपी नहीं गुजर जाए, और इस पे कभी 15 मिनट का वक्त लगता है, कभी आधे घंटे का वक्त लगता है। फिर कराची जैसे शहर में गाड़ियों का अजदाम होता है, दसियों हजारों गाड़ियां फंस जाती हैं, एम्बुलेंसेज फंस जाते हैं, गाड़ियों में मरीज फंस जाते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के लोग जो है वो फंस जाते हैं। ये इसमें जो मरीजों का वक्त होता है, आप समझती हैं कि ये बहुत क्रिटिकल वक्त होता है जो इस अजाब की वजह से उनका जाया हो जाता है और जाने जाया हो जाता है। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। फर्स्ट आवर जो होता है मरीज का वो गोल्डन आवर होता है और उसी में बेशतर मरीज या बच जाते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट आवर होता है उसी में हम सारा काम कर सकते हैं, जिसमें कि मरीज इंजर हुए हैं या मरीजों को कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें जो अस्पताल पहुंच जाएं, जितनी जल्दी वो अस्पताल पहुंचते हैं उतनी जल्दी हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसी गोल्डन आवर में पेशेंट्स जो हैं वो बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ थी। पहला घंटा क्रिटिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी सूरत से मरीज जो है वो अस्पताल पहुंचे। सारी दुनिया में इसका इंतजाम होता है,
ट्रैफिक भी एक जानिब कर दिया जाता है। वीआईपी तो सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता सो कॉल्ड वीआईपी कोई हुकूमत का शख्स के उसकी वजह से ट्रैफिक रोक दिया जाए और मरीज और एम्बुलेंसेज उसमें रोक दी जाए। पाकिस्तान वाले इस पे कितने परेशान हैं इस वीआईपी प्रोटोकॉल से, जिसकी वजह से सड़कें मुंजमद हो जाती हैं, जिस इलाके में वो जाते हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, जिस इदारे में वो जाते हैं वो मुंजमद हो जाता है। शहरियों से भी हमने पूछा। प्रोटोकॉल तो होना ही नहीं चाहिए, किस चीज की वीआईपी मूवमेंट, हम सब भी इंसान ही, हम भी चला रहे होते हैं। आप इंटरनेशनली देख लें, कहीं पे वीआईपी मूवमेंट इस तरह से नहीं होती जिस तरह बच्चों की जान चले जाए। ये हमेशा होता रहता है पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडर्स को और जो भी हमारे डिग्निटरीज हैं, इनको ये बात सोचनी चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे डेवलप करना है कि ये चीजें ना हो। एक बिलावल के लिए एक मासूम 10 माह की बच्ची जिस तरफ के वो मरी है, उसके बाप उसके माँ पे ऊपर क्या गुजर रही है। काश अगर ये आपकी बच्ची होती, ये जरदारी साहब की बच्ची होती, ये नवाज शरीफ साहब की बच्ची होती या ये इमरान खान की बच्ची होती तो आप लोग क्या करते हैं? ये हमारे ही मुल्क में होता है, वरना तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं होते जिस तरह के हमारे मुल्क में होता है। बिल्कुल खत्म होना चाहिए वीआईपी प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। प्रोटोकॉल होता क्या है, पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान के बाहर क्या होता है, ये पाकिस्तान के बड़े जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो किस अंदाज से चलते हैं, बाहर वाले जो बाहर के बड़े होते हैं, जो हकीकी बड़े होते हैं वो कैसे चलते हैं। जरा पहले पाकिस्तानियों के प्रोटोकॉल को देख लें। इन तमाम हजरात का दावा है कि ये अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, अवाम उनको ये इस मकाम तक लेकर आए हैं कि वह अवाम से दूर रहें, अवाम से इज्तनाब करें, अवाम उनके करीब ना आ सके, अवाम को मुसीबत में मुब्तला कर दे, अवाम उस सड़क से ना गुजरे जिससे ये गुजरे, अवाम उसके करीब ना आए जहां पर ये मौजूद हो, अवाम उस अस्पताल में भी ना जाए जहां पर ये मौजूद हो। ये है पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत जिस वजह से जमहूरियत पे लोग नाज करते हैं, फख्र करते हैं, उस जमहूरियत के नुमाइंदे, उसके मुंतखब लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, वो अवाम से घुल मिल जाते हैं, अवाम से वो सर करके बात करते हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का सदर भी हो, तो वो अवाम के पास जाता है और अवाम को सर करके बात करता है। How are you, sir? President. Good to see you, sir. Thank you for your service, sir. Hi, Mr. President. I have no intention. Get ahead. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you. Yeah, well, there is that, yes. Hi. Hi. I went to gymnastics yesterday and it was amazing. Yeah. And the beach volleyball, I keep walking good. Getting around is okay. Tickets, we need some more. Passengers are requested to demolish the tokens is an offence with a fine of 200 rupees देखते जाएं, सर पीटते जाएं। हमारे यहाँ आज ये हुआ है कि अस्पतालों के दरवाजे बंद कर दिए गए, सबसे बड़ा अस्पताल बंद कर दिया गया, इमरजेंसी बंद कर दी गई, मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया, सिसकते डूबते मरते मरीजों का रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि अंदर वीआईपी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, कायम अली शाह थे। कुछ दिन की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है कि बरतानिया
कि वजीर आजम डेविड कैमरॉन अस्पताल गए, अस्पताल का दौरा करना चाहते थे, अचानक गए, देखना चाहते थे कि अंदर क्या अस्पताल की हालत है, अंदर अस्पताल के अंदर चले गए, वार्ड में गए। अचानक मेडिकल सुपरिटेंडेंट आया, उसने वजीर आजम बरतानिया से कहा कि आप अस्पताल में कैसे आए, ना आपने मतलूबा जूते पहने, ना आपने मतलूबा कोट पहना, आप बराए मेहरबानी अस्पताल से निकल जाएं। वजीर आजम बरतानिया को अस्पताल से निकाल बाहर किया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने, और दूसरे दिन वजीर आजम बरतानिया ने अस्पताल वालों से, अस्पताल से और बरतानिया वालों से माफी मांगी। जी हाँ, माफी मांगी सिर्फ इस वजह से कि वो अस्पताल में मतलूबा कोट और मतलूबा जूते पहने बगैर गए थे और अस्पताल से उन्हें निकाल बाहर किया गया था, लेकिन उन्हें इस पे शर्मिंदगी हुई। अभी तक ना कोई शर्मिंदगी का इजहार है, ना कोई माफी है, ना हाथ जोड़े हैं, ना कायम अली शाह ने माफी मांगी है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने माफी मांगी है, ना किसी और शख्स ने माफी मांगी है, ना ही उस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने माफी मांगी है, क्योंकि वो गरीब, वो फिशरीज में काम करने वाला डेली वेजर्स जो मोटरसाइकिल पे बिस्मा को अस्पताल लेके पहुंचा था, वो एक गरीब आदमी है। आज उसका जनाजा हुआ तो कोई सरकारी अफसर उसके जनाजे में नहीं गया, कायम अली शाह उसके जनाजे में नहीं गए, बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी बच्ची के जनाजे में नहीं गए, निसार खोड़ो उस बच्ची के जनाजे में नहीं गए। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, वो अल्फाज वो नहीं भूलने चाहिए जो फैसल ने आज उनकी मौजूदगी में, जब उसकी बच्ची, उसकी मरती हुई बच्ची अस्पताल में नहीं जा पा रही थी, जो उसने अदा किए, क्योंकि वो हमारे पास महफूज हैं, ये महफूज रहेंगे और ये आपका पीछा करते रहेंगे। आप ये सुन लें दोबारा। मेरी 10 महीने के बच्चे यहाँ पे मैं लाया इमरजेंसी के सामने, मुझे कोई इस तरह भगा रहे कि यार यहाँ से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है, पता नहीं क्या है, तो आप लोग यहाँ से जाओ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, फिर वहाँ से भगा रहे हैं यहाँ पे आओ। इस चक्कर में बच्चे की तो कंडीशन एकदम खराब हो गई है। मैं बाइक में आया हूँ, मैं फिर पैदल दौड़ के आया हूँ, मुझे पैदल भी इन लोगों ने रोका कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो भाग के मैं आया हूँ अंदर। मेरे बच्चे की सांस रुक गई है और ये कह रहे कि नहीं यार आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये वो पिलाने, पता नहीं क्या इनके चलना है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इन लोगों ने बस दूसरों की जान की थोड़ी फिक्र है, जानो माल की थोड़ी फिक्र है। कायम अली शाह साहब इस वाक़े के 15 मिनट बाद बिस्मा इस दुनिया से चली गई, उसको अस्पताल में नहीं जाने दिया गया क्योंकि आप वहां मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जो इस शख्स की आवाज निकली है, जो इसकी चीख निकली है, वो आसमान तक गई है। उसने 7 आसमान पार किए हैं, वो अल्लाह तक उसकी आवाज गई है। ये आपका पीछा करेगी। किसी ने भी आने नहीं दिया, मैं 1 घंटे से। सर मेरे को मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है यार, मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था, बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता, तो यहाँ पे आके 10 मिनट के अंदर ही बच्चे का डेथ हो चुका है भाई, 10 महीने का। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, मेरे शहर की बात सुनो। भाई क्या हुआ इसके बच्चे का? सीधा हूँ, दमाने तर की बात सुनो, मेरे शहर की बात सुनो। और हमारे से सबसे ज्यादा अजीज तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। जुबान बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुरूर से हर्फ करो, मेरे शहर की बात सुनो। यहाँ पे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था, बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता। शिकस्त पाहूँ, मलाले सफर की बात सुनो, मेरे शहर की बात सुनो। वेलकम बैक।
वो कलीदी इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जिसके नताइज का इंतज़ार था, पाकिस्तान के तमाम सियासी सीन को देखने वालों की निगाहें थी। लोधरा का ज़िमनी इंतखाबात NA 154, उसके नताइज आ रहे हैं और अब तक के आने वाले नताइज जो कि कसीर तादाद में आ चुके हैं। तकरीबन 313 पोलिंग स्टेशन में से 250 के नताइज हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जनाब जहांगीर खान तरीन आगे हैं, काफ़ी आगे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक बलोच जहांगीर तरीन के तकरीबन 1 लाख वोट के मुकाबले में इस वक्त 75,000 वोट्स पे खड़े हैं। तकरीबन 25% का डिफरेंस है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं। ट्रेंड वाज़े तौर पे सामने नज़र आ रहा है। लोधरा में मुख्तलिफ जगह पे तहरीक इंसाफ के हिमायती जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये कैफियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में नजर नहीं आ रही, और वो अच्छी खबर जिसका इंतजार तहरीक इंसाफ को कई महीनों से था, वो खबर जो उसके लिए मॉरल बूस्टर साबित हो सकती है, जो उसके लिए तवानाई का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन साबित हो सकती है, वो पंजाब, जुनूबी पंजाब के लोधरा के इलाके से आ रही है। ये वो ज़िमनी इलेक्शन है जिसका जनाब इमरान खान ने अपनी मुसलसल अपनी कैंपेन में जिक्र किया। 4 हल्के जिनके बारे में वो कहते थे कि धांधली हुई है, वहां का अब जो नतीजा आ रहा है, बिल आखिर ज़िमनी इंतखाबात 2.5 साल बाद हुए, और अब इस ज़िमनी इंतखाब के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वाज़े तौर पर लगता है तहरीक इंसाफ के जनाब जहांगीर खान तरीन ये इलेक्शन जीत रहे हैं। ये एक सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, सियासी अलामत है, और जो इस बात की इजहार करती है कि बहैसियत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला कर रही है, भरपूर न सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि उसको हिमायत भी हासिल हो रही है। जैसे कि लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन भी बताता है, गो कि जनाब सरदार एयाज सादिक वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जनाब अलीम खान ने इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल किए थे कि महज 2000 वोटों से जनाब एयाज सादिक की कामयाबी हुई थी। यकीनी तौर पर वो भी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, हौसला अफजा खबर थी। लेकिन आज की खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब तक जबकि ये हतमी नताइज नहीं आए हैं, मुकम्मल नताइज आने बाकी हैं। ये इम्कानात बहुत ज़्यादा साफ और वाज़े नज़र आ रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन ये इलेक्शन जीत जाएंगे, और जनाब सिद्दीक बलोच जिन्होंने के 2013 में उस वक्त होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जनाब जहांगीर खान तरीन को शिकस्त दी थी, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लगता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हैसियत से ये कलीदी इलेक्शन हार रहा है। और वो वादे और वो गरजदार तकारीर जो जनाब हमजा शहबाज शरीफ ने, जो कि सिद्दीक बलोच की कैंपेन चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने हतमी और आखिरी जलसे से खिताब करने के लिए लोधरा आए थे, लगता नहीं है कि वो तमाम बातें, वो उनके तमाम दावे और उनके तमाम इम्कानात सही साबित हो रहे हैं। लोधरा के अवाम खुश नहीं होंगे, न आप चैन से बैठेंगे न मैं चैन से बैठूंगा इंशाअल्लाह। 2017 के आखिर में ये लोड शेडिंग के जिनको नवाज शरीफ अल्लाह की मदद से बोतल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा इंशाअल्लाह। मैं सिद्दीक बलोच के लिए वोट नहीं मांगने आया। 23 की जीत के बाद इंशाअल्लाह यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। जब गुगली कराता है ना शेर, तो छक्के लगाने वालों के छक्के छूट जाते हैं। लग नहीं रहा कि छक्के लगाने वालों के छक्के छूट रहे हैं। इमरान खान का छक्का छूटता नजर नहीं आ रहा अब तक के जो नताइज हैं, और इस बात का भी इम्कान नजर नहीं आ रहा, जैसे कि हमजा शहबाज शरीफ ने कहा था कि 23 दिसंबर के इलेक्शन के बाद, विक्ट्री के बाद वो दोबारा या लोधरा आएंगे और लोधरा वालों से इलेक्शन करेंगे। शायद ये भी ना हो। फिलहाल इसके आसार ऐसे नजर आते हैं, लेकिन हतमी नताइज आने बाकी हैं, मुकम्मल नताइज आने बाकी हैं। फिलहाल आसार यही दिखाते हैं। मजीद क्या हो रहा है लोधरा में, ये जानने के लिए जाएंगे लोधरा के एक अहम मकाम पर, जहां पर मौजूद हैं मुल्तान में हमारे ब्यूरो चीफ नुमान खान। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान खान साहब। बताइएगा क्या माहौल है हल्का लोधरा में, ओवरऑल क्या लोगों का तासुर है, और जो अब तक के ट्रेंड आ रहे हैं, क्या इनको समझा जा रहा है कि ये हकीकी हैं और यही फाइनल नताइज भी इससे मुमासलत रखेंगे? हमारे पास ऑडियो नहीं आ रही नुमान खान की। हम कोशिश करेंगे कि हमारा दोबारा
राब्ता कायम हो। हमें आवाज़ नहीं आई है। लोधरा का बहुत अहम ज़िमनी इलेक्शन जिसके के नताइज आ रहे हैं और अक्सरियत नताइज जो हैं, जो कसीर नताइज जो हैं वो आ चुके हैं, जिसके नतीजे में वाज़ेह तौर पर लगता है कि जनाब जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कलीदी इलेक्शन जीत रहा है, जो कि न सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन है बल्कि सियासी अलामत भी है, आज के सियासी मूड की अलामत भी है और ये इस बात की भी अलामत है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से उसकी पोजीशन बरकरार है। वो भरपूर मुकाबला कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जैसा कि उसने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में किया था स्पीकर सरदार अयाज सादिक के हवाले से, जहां पर उसके कैंडिडेट महज 2000 वोट से हारे थे। और अब यहाँ पर भी लोधरा के अंदर भी ऐसा लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो सिद्दीक बलोच सख्त मुकाबले के बाद अब वाज़ेह तौर पर ये जीत ये रेस हारते हुए नजर आ रहे हैं। और जहांगीर खान तरीन अब तक के जो नताइज आ चुके हैं जिसमें लगभग 1 लाख वोट उनको मिल चुके हैं बमुकाबला सिद्दीक बलोच जिन्हें लगभग 75,000 वोट मिले हैं। 313 पोलिंग स्टेशन में से 250 के नताइज आए हैं। हम एक बार फिर लोधरा जाएंगे जहां पर हमारे साथ नुमान खान मौजूद है। नुमान खान, ये बताइएगा कि हल्के की इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या वो अक्कासी कर रही है इस बात की कि यही जो नताइज जो अब तक सामने आए हैं यही हतमी नताइज होंगे? क्या इस वक्त मूड है इस पूरे लोधरा में? जी बिल्कुल, कांटेदार मुकाबला था जिसके दिलचस्प और सनसनीखेज नताइज जो है अब सामने आ रहे हैं। अब तक 250 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन 24,000 की बर्तरी जो है तहरीक-ए-इंसाफ के जहांगीर तरीन को हासिल है। तो जश्न का समय है, लोधरा के जो अवाम है इंतहाई खुश है। तो जहांगीर तरीन का भी यही कहना है कि उन्होंने जो विकेट है वो गिरा दिया, तकरीबन विकेट जो है गिर चुकी है, जबकि सिद्दीक बलोच भी तो अपनी हार मान चुके हैं। उसके साथ साथ जो उनका घर है वहां पर अब वीरानी खाना हो चुकी है, लोग अपने घरों को जाना शुरू किए। यहाँ पर जश्न का समय, यहाँ पर मिठाई तकसीम की जा रही है। और आज जो है N154 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें आज जो लोधरा की आवाम है उन्होंने अपना जो फैसला है वो आज सुना दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान खान हमारे साथ मौजूद थे, जो उनका कहना यह है लोधरा में तासुर यह है कि अब ये नताइज जो आ चुके हैं यही फाइनल नतीजा होगा, जिसकी वजह से सिद्दीक बलोच के कैंप में वो जोश जज्बा नजर नहीं आता जो कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इस वक्त जहांगीर खान तरीन के कैंप में, उनके कैंप्स में चारों तरफ, और लोधरा में उनके हामी जो हैं वो इस बात को अस्यूम कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। सियासी अलामत है, बहुत अहम ये ट्रेंड है, बहुत अहम ये नुक्ता है पाकिस्तान के सियासी आज के माहौल में। तहरीक-ए-इंसाफ का ये इलेक्शन जीत जाना यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा उनके मोरल को बढ़ाने के लिए, उनके इस वक्त जो उसके एक तरह की पशमुर्दगी थी बल्दियाती इलेक्शन के बाद, यकीनी तौर पर ये उसको बहुत हद तक ज़ाइल करेगी जहांगीर खान तरीन की ये इंपॉर्टेंट कामयाबी। लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे नैब के पास हैं अब डॉक्टर आसिम। नैब उनके खिलाफ तहकीकात भी कर रही है, उनके ज़मीनों के मामलात भी हैं, मगर एक बहुत दिलचस्प बात समझ में आई है। अब तक जो नैब की तहकीकात है, दावा ये करते हैं नैब के तहकीकाती अफसर के जनाब डॉक्टर आसिम ने अपनी वजारत के दौर में 450 अरब रुपए की करप्शन की है। जी हाँ, यही हकीकत है, इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिम हुसैन वो शख्सियत है जिसकी वजह से आज सिंध और विफाक के दरमियान एक खुली जंग हो रही है। सिंध पर विफाक इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन सिंध विफाक से कह रहा है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, सिंध पे हमला कर रही है और सिंध के जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर वो हमला आवर हुई है। इसमें बुनियादी वजह डॉक्टर आसिम हुसैन का केस है। डॉक्टर आसिम हुसैन की अपनी जगह बहुत अहमियत है। डॉक्टर आसिम हुसैन अब रेंजर्स में 3 माह रहने के बाद पुलिस के पास गए, पुलिस से होते हुए अब वो नैब के पास आ गए हैं। रेंजर्स में उनके खिलाफ दहशतगर्दी में हिस्सा लेने या दहशतगर्दी की मावनत करने के इल्ज़ामात लगाए गए और उन पर FIR दर्ज की गई। उसके बाद वो पुलिस में गए, पुलिस ने कहा कि वो FIR गलत है, उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात नहीं साबित होते। उसके बाद उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया। नैब ने अब जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन नैब की तहवील में हैं। आज उन्हें नैब की अदालत में भी पेश किया गया। उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज नैब ने कर दिया है और आज ये सनसनीखेज इंकशाफ आया है जो कि बादियों नज़र में शायद पूरी तौर पे समझ में नहीं आता क्या ये वाकई हकीकत है, क्योंकि नैब कहती है कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुल्की खजाने को
अपनी वजारत के दौरान 452 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आज इस नए इल्जाम में एहतसाब अदालत से डॉक्टर आसिम हुसैन का मजीद 14 दिन का रिमांड भी नैब ने हासिल कर लिया है। नैब ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ सुई नॉर्दर्न और दीगर इदारों से सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल 5 अहम फाइलें नैब कहती है कि उसके पास है। नैब के मुताबिक इस केस के 2 अहम गवाहों के बयान भी उसने रिकॉर्ड किए हैं। नैब की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने मनपसंद फर्टिलाइजर कंपनी का कार्टेल बनाकर उन्हें गैस सब्सिडी में 452 अरब रुपए की मदद की या उनको फायदा पहुंचाया। 452 अरब रुपए का कंपनियों को सस्ती गैस देने के बदले उनसे अरबों रुपए के किकबैक्स और कमीशन बटोरा। सब्सिडी लेने वाली कंपनियों की रियायत देने के बावजूद खाद की कीमतें डबल की। लोड शेडिंग के नाम पर बास कंपनियों की गैस काट कर मनपसंद कंपनियों को फराहम की गई। और इसके अलावा नैब कहती है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 50% सबूत भी उसने हासिल कर लिए हैं। लेकिन डॉक्टर आसिम के गैस कंपनियों में करप्शन करने के इल्जामात, ये बहरहाल नैब कहती है कि 452 अरब रुपए की उन्होंने करप्शन की है और फिर अरबों रुपए की किकबैक्स और वो लिए। इसका मतलब ये है कि यह हर सूरत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का केस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन का केस है, शायद इस खित्ते का ये सबसे बड़े करप्शन का केस हो अगर ये तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं। लेकिन अहमियत की बात यह है, जो कि ज्यादा ठोस बात लगती है, इतलात ये आई है कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने उन प्लॉट्स के हवाले से जो उनके अस्पताल से मुंसलिक हैं, जिनके बारे में शकूक है कि वो उन्होंने अपनी सियासी पोजीशन की वजह से हासिल किए, गैर कानूनी तौर पर हासिल किए, चाइना कटिंग के हवाले से हासिल किए। इतलात यह है डॉक्टर आसिम हुसैन ने पेशकश की है कि वो ये प्लॉट्स वापस करने के लिए तैयार है और नैब से प्ली बारगेन करना चाहते हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन की नैब में तहवील इस हवाले से मजीद क्या मालूमात है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये नैब क्या वाकई ये समझती है कि 452 अरब रुपए की मनमानी की है, बदनुमानी की है? डॉक्टर आसिम हुसैन ने अरबों रुपए के करप्शन लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर जनाब शाहिद खान अब्बासी जो अब वजीर हैं और अच्छी शोहरत भी है उनकी, वो कहते हैं कि उनकी वजारत में डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ ना करप्शन का कोई इल्जाम मौजूद है और ना ही उनके पास कोई इस किस्म की कोई रिपोर्ट मौजूद है। नैब के पास बाकी कोई बहुत बड़ा कोई पेंडोरा बॉक्स कुछ हाथ आ गया है, क्या है? ये कामत साहब, इस हवाले से जो मैंने मालूमात हासिल की है मुतल्लिका जो लोग हैं उनसे, उन्होंने बताया कि ये जो 452 अरब रुपए है, ये बेसिकली एक सब्सिडी है जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2010 से 2012 के दरमियान फर्टिलाइजर्स कंपनी को गैस की मद में दी गई ताकि आवाम को सस्ती खाद फराम हो सके। उनका ये कहना है कि डॉक्टर आसिम पर ये इल्जाम है जो उन्होंने सबूत हासिल किए बकौल उनके मुबैना तौर पर, कि वो उनमें डॉक्टर आसिम ने मखसूस जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा फायदा पाया। लोड शेडिंग के नाम पे गैस की एक कंपनी की गैस कम करके दूसरी कंपनीज को ज्यादा दी गई और ये जो फराहम की गई उनको सब्सिडी, उस सब्सिडी का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह उनका ये कहना है कि सब्सिडी भी दी गई और खाद भी कंपनी ने महंगी कर दी, डबल कर दी। इस तरह इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि डॉक्टर आसिम ने इसके बदले अरबों रुपए के किकबैक और कमीशन लिए। लेकिन इस हवाले से जो मैंने मालूमात हासिल की है कि उनको कोई तहरीरी सबूत जिसको कहा जाए कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ हो, जिसमें डॉक्टर आसिम की इन्वॉल्वमेंट हकीकी तौर पे साबित हो सके, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल केस है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 452 रुपए और अरबों रुपए की किकबैक्स, ये पाकिस्तान का नहीं इस खित्ते का सबसे बड़ा करप्शन का केस होगा। और फिर साबित करना कि बाकायदा पैसे लिए, ये मराहत फराहम की, उससे उनको ये फायदा हुआ, फिर उससे किकबैक्स ली, क्योंकि ये अगर साबित हो जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज आपके ख्याल में? ये भी मालूमात की उनके जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि जो हमने गवाहों से जो बयानात रिकॉर्ड किए और जो रिकॉर्ड मिला है तो उसमें ये तो साबित हो रहा है कि कंपनीज ने जिन्होंने सब्सिडी हासिल की उस सब्सिडी के बदले अवाम को सही खाद फराहम नहीं की, उस सब्सिडी का फायदा अवाम को नहीं पहुंचा। लेकिन डॉक्टर, और उसमें कहते हैं कि चेन ऑफ कमांड के जरिए इस पर फायदा हुआ, लेकिन डॉक्टर आसिम की पर्सनली डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो साबित करना जो है वो काफी मुश्किल नजर आता है। बताइएगा, ये बहुत अहम बात है कि ये बात सामने आई है कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने प्ली बार्गेन की पेशकश की है कि वो प्लॉट्स जो उन्होंने हासिल किए थे, चाइना कटिंग से हासिल किए, सियासी पोजीशन से हासिल किए, पीपल्स पार्टी से हासिल किए, एमक्यूएम से हासिल किए, वो वापस करने के लिए तैयार है। इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत यह है कि नेब ने जो रिमांड रिपोर्ट पेश की है उसके साथ साथ एक दरख्वास्त जो डॉक्टर आसिम की तहरीर हाथों से तहरीर शुदा है वो भी अदालत में पेश कर दी है। उसमें गामा साहब एक बात ये समझ में आती है कि जो प्लाट और जमीनों के
मामला थे उसमें नेब के पास सबूत काफी ठोस है, क्योंकि उनमें डॉक्टर आसिम का डायरेक्ट नाम आता है और उसके गवाह उनकी शवाहिद जो है ना दस्तावेजात की सूरत में मौजूद है। इसलिए अगर डॉक्टर आसिम प्ली बार्गेनिंग करते हैं इसमें इन मामलात में तो उनको काफी उसमें मतलब बच जाएंगे, वरना ये इसे जो करप्शन के इल्जाम है ये काफी ठोस इल्जाम है, अगर इसमें वो बच जाते हैं बाकी दीगर जितने इल्जाम हैं कमीशन लेना किकबैक लेना उनमें उनके लिए उनको साबित करना नेब के लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए इससे ये क्योंकि ये काफी ठोस है इल्जाम है, इसलिए शायद मतलब जो लगता है ऐसा है कि डॉक्टर आसिम प्ली बार्गेन करके या वारंट रिटर्न करके अपनी जान इसमें से बचा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इख्तियार खोकर हमारे साथ थे। और अगर डॉक्टर आसिम प्ली बार्गेन करते हैं जो कि नैब का कानून इजाजत देता है तो वो शायद छूट तो जाएं, मगर पीपल्स पार्टी का केस ढेर हो जाएगा, डॉक्टर आसिम हुसैन का अपना केस ढेर हो जाएगा, क्योंकि दरअसल ये इतराफ होता है कि उन्होंने करप्शन की है और करप्शन से हासिल होने वाली मरात वो वापस करने के लिए तैयार हैं। ये एक हकीकत कितनी है, ये कब, ये कैसे होगा, ये अदालत में बात सामने आएगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।